तो बच्चे डिजीज का नाम क्या बच्चे? कोलेरा। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? बहुत सिंपल, इसका बैक्टीरिया का नाम याद रखना। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का था ना, माइकोबैक्टीरियम, नाम नहीं आ रहा था, ट्यूबरक्लोसिस आ गया। इसका भी ऐसे ही कुछ है, क्या नाम है बेटा? वाइब्रियो कोलेराई। थोड़ा स्पेलिंग में झोल कर दिया है, आगे ई लगा दिया है, तो वाइब्रियो या विब्रियो बोलते होंगे बहुत से लोग। तो वाइब्रियो या विब्रियो कोलेराई, ये किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है जिससे कोलेरा होता है। स्प्रेड होना इसका सभी को पता है, बताइए। या तो डायरेक्टली आपने कंटेमिनेटेड वाटर या फूड कर लिया ईट, ठीक है ना, या फ्लाइज की वजह से। फ्लाइज भी की बाहर कोई कंटेमिनेटेड वाटर या फूड है, वहां पर वो बैठा है मक्खी, ठीक है, और वहां से बैठने के बाद आपके खाने के ऊपर आके बैठ गई और वो खाना आपने अंदर ले लिया, तो पक्के चांसेस है कोलेरा होंगे, ठीक है। तो इसके लिख लीजिए मीन्स ऑफ स्प्रेड। एक तो किसकी वजह से? फ्लाइज, और बाकी कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। और कोलेरा का सिम्टम्स वही है, अगर कभी आपको भगवान ना हुआ हो तो अच्छी बात, आगे भी ना हो, लेकिन हुआ तो होता ही है, खाते तो नहीं उल्टा सीधा, कभी लूज मोशन वगैरह लगते हो। तो अगर लगे हो तो आपको पता है कि जब चेहरे लग जाते हैं ना, हाँ, लूज मोशन को हम ऐसे भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो क्या फील होता है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो बड़ा आसान है सोचना। तो कैसा, अच्छा मोशंस कैसे होते हैं लूज वाले, इसको नहीं पता है आगे, मतलब ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, बल्कि बच्चे से बड़े हुए बच्चों को तो यही होता है पहले, बहुत से बड़े लूज लूज होते हैं। हाँ? बिल्कुल कड़ी जैसे। चलिए, तो कोलेरा में यही होगा, वाटर डायरिया, वोमिटिंग विदाउट नोजिया। ये सिम्टम्स ही लिख रहे बेटा, ये क्या, और ये बीमार होने के तरीके हैं। बॉडी डायरिया से, इसका डायरिया लो, ठीक है। और जब लूज मोशन बहुत ज्यादा होंगे ना, वाटरी डायरिया, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा मतलब मेरे को हो चुका, क्योंकि मैं अब तो खैर फिर भी मैं बहुत कंट्रोल है मेरी फूड हैबिट्स, मतलब बहुत ज्यादा गंदी थी। और जब शादी में गए तो एक पेट का मैं 10 आदमियों के बराबर खाना खा गया था, मतलब 5 घंटे खाने ही खाए, लगा ले 7 बजे 8 बजे पहुंच गया, और 1 बजे तक कुछ नहीं चल रहा, बस घूमे जा रहे खाए जा रहे, बीच में रेस्ट हो के घूमे जा रहे खाए जा रहे। और ऐसा हुआ, ये चलता था, बस जब छोटे थे थोड़े से तो दिक्कत नहीं होती। अभी 3-4 साल पहले मैं बीमार इतना ज्यादा हो गया, मतलब 1 घंटे में, मुझे काउंटिंग याद नहीं है, 1 घंटे में ये चल रहा था अल्टरनेटिव, लूज मोशन वोमिट, लूज मोशन वोमिट, मतलब मैं बेहोश हो गया था ऑलमोस्ट रात में। तो डॉक्टर है ताई जी, तो रात में उठा के लेकर आए, मुझे होश नहीं, कब वो लेकर आ गए, तब मेडिसिन मुझे मिली, और कब सुबह हुई, इतनी बुरी हालत होगी, तो बेहोश ही हो गया। तो खाने पीना ढंग से करिए, ये सब बात रिकॉर्ड हो रही है अपने पास, नहीं हो रही, और तो रही है। चलिए, वाटर डायरिया, वोमिटिंग विदाउट नोजिया, और क्या होता है? श्रंकन आइज, ठीक है। तो इतना ज्यादा हो जाता है, जब वाटरी लॉस होगा तो वाटर में डिसॉल्व रहते मिनरल्स, मिनरल्स का भी लॉस होगा, तो इतनी भी बुरी सिचुएशन हो जाती है, डेथ भी हो जाती है इससे, किडनी फेलियर हो जाएगा, गए काम, ठीक है ना। किडनी को तो काम करना ही है, ब्लड को फिल्टर कर करके, तो किडनी को कितना जोर पड़ जाएगा किडनी पे कि वो आपका ब्लड में से पानी निकले जा रहा है फिल्टर होके, और किडनी फेलियर हो जाएगा। तो वेट लॉस ऑफ, थोड़ा सा समझ के करना हो भाई, रटेगा ना कोई बच्चा तो छोड़ इधर से, थोड़ा सा समझ के हल्का सा फील करके। हाँ, लीड्स टू किडनी फेलियर, तो इसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो जाती है। बाकी इससे बचा कैसे जा सकता है यार, कि अगर कहीं वाटर कंटेमिनेटेड लग रहा है तो बॉइल्ड वाटर यूज किया जाए, ठीक है ना। तो आपका फूड कुक यूज किया जाए, अगर किसी एरिया में लग रहा है कि कोलेरा स्प्रेड हो रहा है तो बॉइलिंग वाटर ही यूज किया जाए, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन का तो ध्यान वैसे रखना ही रखता है। बाकी इसकी इम्यूनाइजेशन भी है, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाता है इसका?
कोलेरा की वैक्सीन आती है। तो इसमें लिखवाएं, आप करेंगे अपने आप करेंगे। इसमें एक ORS लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर डिहाइड्रेशन होता है, लूज मोशन, बच्चों को भी तो देते हैं ना, जब उनको लूज मोशन वगैरह होता है तो ORS पानी में घोल के देते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो पानी की कमी है उसे पूरी कर देता है। ORS तो बल्कि वो भी लेते हैं जो वर्कआउट करते हैं जिम में, ORS घोल के कर लेते हैं, क्योंकि वर्कआउट करते हुए स्वेटिंग होती है, गर्मियों में स्पेशली स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। इतनी तो मेहनत नहीं करते जिम करते हुए जितना पसीने निकल रहे होते हैं, अपना बैठे बैठे निकल रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हुए तो कितने निकलेंगे। तो बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए एक्सरसाइज करते करते, तो ORS पानी में घोल के बड़े भी पी लेते हैं, जबकि बच्चों के लिए होता है, ठीक। तो ये आप लिखेंगे सब इसमें, ठीक है। और बाकी मेडिसिन तो आती है एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से होने वाली है, तो कर लेंगे। नेक्स्ट बीमारी लिखिए टाइफाइड। नेक्स्ट लिखेंगे टाइफाइड। तो टाइफाइड बच्चे बैक्टीरिया की वजह से होगा। कौन सा बैक्टीरिया बताइए? टाइफाइड किससे होगा? सलमान भाई, सलमोन, सैल्मोनेला टी, ठीक है ना। टीफी बोल लो जिससे आपको नाम याद रह जाए, है ना। तो सैल्मोनेला टीफी, वैसे फी बोलना चाहिए, टी साइलेंट है इसका। तो सैल्मोनेला टीफी, तो ये आपका क्या है? टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया है। बाकी ये भी किस वजह से होगा, इसका भी सेम ही कुछ कुछ मेन रीजन है। तो आपका इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, इसके लिए भी लगभग सेम ही रीजन है। कंटेमिनेटेड पानी आपने इंजेक्ट कर लिया था, इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, गंदा पानी या खाना आपने खा लिया, ये भी उसी वजह से हो रहा है, ठीक है। और कंटेमिनेटेड फूड विद fecal matter, ठीक है, बाय हाउस फ्लाइज। fecal matter जो आप सुबह के टाइम FA, ये तो लिखी है मैंने, गलत लिखी है, FAE, अच्छा ई गलत, फेशियल हो गया, FAECA है। fecal matter पता है ना वैसे क्या होता है? सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, ठीक है ना। तो अगर वो अब देखो पे खाना और ये कौन मिक्स करेगा, तो मिक्स कोई नहीं करेगा। ये अगेन वही हाउस फ्लाइज आपका इन पे बैठेंगे जाकर फेकल मैटर पे, ठीक है, और फेकल मैटर से उठकर आएंगे और आपके खाने पर, और वो खाना अगर खा लिया तो हो सकता है अगर उसमें ये बैक्टीरिया हुआ तो कोलेरा हो जाएगा, ये बैक्टीरिया हुआ उसमें वेस्ट में तो टाइफाइड हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी इसके सिम्टम्स क्या है बच्चे? देखिए जल्दी से बच्चे, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है इसमें। ये मैं, मेरे पास ऑप्शन था मैं टेबल ले देता, लेकिन अगर ये टेबल ले देता ना याद नहीं था, कुछ ना होता ये। अब आप थोड़ा स्लो कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, एटलीस्ट सुन के कुछ तो याद हो जाएगा, है ना। ये तो आप कोई नहीं करता यार, ये तो बिल्कुल नहीं करता। चलो लिखो, सिम्टम्स लिखिए। भाई पहला सिम्टम तो है इसमें हेडेक, जो कि बहुत कॉमन सा सिम्टम है, तो हेडेक लिख लो, सिर में दर्द हो जाएगा, सिर में हो ही जाएगा दर्द यार, इतना जाओगे बाद परेशान हो जाएंगे। हेडेक, और लिखिए दूसरा फीवर, इसमें भी फीवर के कुछ पैटर्न है। फीवर राइजेस इन आफ्टरनून, फीवर राइजेस इन आफ्टरनून, मतलब दिन के समय हाई फीवर आ जाएगा, एंड कीप्स इंक्रीजिंग फॉर 7 to 8 days, ठीक है ना। आफ्टरनून में ये आपका बुखार बढ़ जाएगा और इंक्रीज भी होता रहेगा फिर 7-8 दिनों के लिए, ठीक है। एंड इट कीप्स इंक्रीजिंग फॉर 7 to 8 days, मोर तो मैंने बोला ही नहीं, इंक्रीजिंग फॉर 7 to 8 days, 7 से 8 दिन के लिए बढ़ेगा,
full stop. High fever in second week, high fever in second week, comma, gradually decline during, high fever in second week, comma, gradually decline during third to fourth week, gradually decline during थर्ड टू फोर्थ, ठीक है ना। तो भाई जब ये अगर बॉडी में गया किसी भी चीज के थ्रू, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड डायरेक्टली आपने अपना इंटेक कर लिया, ठीक है, और ये आपकी बॉडी में बैक्टीरिया चला गया, तो ये अपना इफेक्ट दिखा देगा थोड़े बहुत घंटों बाद ही। आफ्टरनून के समय में नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, कि ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फीवर, और 7-8 दिन तक, 2 हफ्तों तक लगभग ये फीवर राइज ही होगा, हाई फीवर मेंटेन रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे फीवर अपने आप डाउन आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स है, इस तरह से प्रोसेस चलता है इस बीमारी में, टाइफाइड में। भगवान ना करे किसी को हुआ है, कि किसी को टाइफाइड हुआ है तो 1 महीने के लिए गए, 1-1.5 महीने के लिए गए, चलो भगवान क्या कर सकते हैं। चलिए प्रिवेंशन कंट्रोल करेंगे आप खुद ही, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हाई फाइड प्रिवेंशन कंट्रोल नहीं, अपने 9th लेवल पे रिसर्च करना, ठीक है ना। ये नहीं कि आप डॉक्टरी, क्योंकि अगर डाल दिया ना प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ टाइफाइड, पता चला एमबीबीएस के प्रोफेशनल लेवल पे दवाइयां निकल कर आ गई। आप जब भी ये सर्च करेंगे ना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, आप क्लास 9 जरूर लिख देना आगे, सो दैट क्लास 9th के लेवल की ही चीज निकल कर आए। 9th की, 11th बोल गया मैं भी, ठीक है, तो 9th की ही सर्च करना, क्योंकि 11th में भी है ये, और हायर क्लास में तो बहुत ज्यादा ही है। तो ये जरूर कर लेना है ना, सर्च करने की भी कला होनी चाहिए आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। अननेसेसरी बर्डन पड़ जाएगा, किसी का इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा बायोलॉजी में तो कितना ही पढ़ना, मना नहीं कर, बट अपने सिलेबस के हिसाब से क्लास 9th जरूर डालना सर्च करते हुए। अगर नेट से सर्च कर रहे हो, बुक फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए आप कर लीजिए डायरिया। बैक्टीरिया की लास्ट डिजीज है डायरिया। तो बेटा डायरिया जो है वो किस वजह से होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया है। डायरिया आपने देखा इसमें भी हो रहा था, कोलेरा में भी, ठीक है ना। तो डायरिया तो कई सारी डिजीज में आपको हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो डायरिया मेनली किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से होगा। बैक्टीरिया में कई सारे जो रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, सच एज, कोई नाम बताइए, ई कोलाई, इसका पूरी फुल फॉर्म लिख देता हूं, शॉर्ट पे इसे ई कोलाई बोल देते हैं। तो एस्केरिकिया कोलाई, ठीक है। तो एस्केरिकिया कोलाई, या तो ये बोल दीजिए या खाली इसे ई कोलाई। तो एस्केरिकिया कोलाई ये आपका एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डायरिया, या जो बैक्टीरिया बॉडी में जाएगा तो हमें डायरिया वाला प्रॉब्लम होगा, ठीक है। या फिर आपका है एक अभी पढ़ा था आपने सल्मोनेला, ठीक है। तो बैक्टीरिया में तो ये कई सारे बैक्टीरिया है, मैंने 2 लिखवा दिया आपको, एक क्योंकि ये 2 आपके मेनली पढ़े, सल्मोनेला पढ़ाइए और एस्केरिकिया कोलाई, ये आपको एक नया बैक्टीरिया का नाम सुनने में आ गया, और ये सुनने में आएगा भी, पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन डायरिया आपका खाली बैक्टीरिया से नहीं होता, खाली वायरस की वजह से भी हो जाता है। बैक्टीरिया तो है ही कई सारे और भी है बैक्टीरिया तो, ठीक है, जिनसे जब बॉडी में जाने के बाद डायरिया वाला इश्यू हो जाएगा। लेकिन कुछ वायरसेस भी हैं जिनकी बॉडी में जाने के बाद वही सेम डिजीज क्या हो जाती है, डायरिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ वायरसेस भी लिखवा दूंगा, एंड सम वायरसेस। तो सम वायरसेस, इतने एग्जांपल याद कर लीजिए, रोटा वायरस, एंटेरोवायरस, ठीक है। तो कुछ वायरसेस ये जो मैंने लिखा है इनकी वजह से भी होगा, कुछ एक तो प्रोटोजोआन भी है,
तो एंड अमीबा देखिए, इसमें डायरिया में ये प्रोटोजोन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप बैक्टीरिया वाला और वायरस वाला याद रख लीजिए। प्रोटोजोन का तो मैंने लिखवा दिया आपको, बस प्रोटोजोन वाला मत याद करना ना, न लिखने का मन मत लिखो, जिसे लिखने का मन है वो लिख लो, लेकिन याद आपको ये दोनों ही करने हैं बस, कि आपको डायरिया जो है, क्योंकि और भी है जिनसे हो सकता है डायरिया, बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे रेस्पॉन्सिबल है चीजें डायरिया कराने के लिए, बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोन भी है, वायरस भी है, ठीक है। बल्कि इसमें आपका नेमाटोडाज, वो आपने पढ़ा ही नहीं क्या होता है नेमाटोडाज, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपने पढ़े भी नहीं है, शायद पढ़ने में आएंगे भी नहीं, जिनमें जिनकी वजह से ये इश्यू हो सकता है। तो सब तो पढ़ नहीं सकते और सब पूछेंगे भी। आपको वायरस के एक ये दो नाम और ये बैक्टीरिया के दो नाम ये याद रखने कि भाई ये कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस है जो ये डायरिया कराते हैं। बाकी इसमें मीन्स ऑफ स्प्रेड लिख लीजिए, इसमें भी वही सेम है। क्या हो रहा है, टाइम 5:10 हो रहे हैं। कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, हैंड्स। तो देखिए कितना आसान है इनके मीन्स ऑफ स्प्रेड को ध्यान में रखना। चाहे आपका कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, तीनों के मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑलमोस्ट सेम ही है, कंटेमिनेटेड, प्रदूषित पानी खाना, ठीक है ना। तो जो गंदा खाना पीना, कपड़े वपड़े, इनसे ही होगा। इन पे जो सा बैक्टीरिया होगा, अगर वो बैक्टीरिया चला गया तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनका मीन्स ऑफ स्प्रेड मेमोराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला टास्क जो मैं आपसे कहूंगा ना, जब इन्हें पढ़े याद करें बैठ के, तो वो ये है, वो ये याद रखो डिजीज का नाम और उस डिजीज के रीजन क्या है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से वो होता है, पहले ये याद रखो। फिर मीन्स ऑफ स्प्रेड पढ़ोगे, मीन्स ऑफ स्प्रेड हो जाएगा। फिर आप चौथे कॉलम पे फिर पहुंचना, या फिर उनके सिम्टम्स स्पेशली करना, जब आपको याद हो जाए ना कि डिजीज कौन कौन सी है, किस वजह से हो रही है, किस वजह से फैल रही है, जब ये 3 कॉलम मेमोराइज हो जाएंगे, तब आप अपना चौथा कॉलम तैयार करना कि भाई फिर स्पेशली हर अलग अलग डिजीज के नाम तो दिमाग में पहुंच चुके होंगे, ठीक है। फिर वो याद करना कि वो बीमारी का सिम्टम्स क्या है। प्रिवेंशन कंट्रोल तो सबसे लास्ट, प्रिवेंशन कंट्रोल तो सबसे लास्ट में, क्योंकि पेपर में आया और आप भूल भी गए, तो आप हर बीमारी के प्रिवेंशन कंट्रोल के 3-4 पॉइंट तो जनरली सभी के लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ना, बीमारी कैसे बचा जा सकता है, बीमारी से, इन्फेक्शन जनरल लिख दो ना, इन्फेक्शियस डिजीज से कैसे बच सकते हो, तो उसमें तो नंबर ले जाओगे तुम प्रिवेंशन कंट्रोल पर, ठीक है। तो तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तो ये आपको अच्छे से हो पाएगा ये। तो ये हो गया। अब आगे लिखेंगे डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। हाँ जी, सिम्टम नहीं लिखे, लिख लो। इसमें भी वही है, फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, सिम्टम्स लिखवा रहा हूं डायरिया में। फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, वोमिटिंग, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है ना। पेट क्या हूं, पेट अकड़ा अकड़ा सा हो जाएगा स्टमक जो एब्डोमिनल है, ठीक है ना। तभी पेट में दर्द हुआ है ना, अजीब सा हो जाता है, स्क्वीज होने लगा हो, ठीक है ना, क्योंकि वो पानी सारा सूख जाता है डिहाइड्रेशन होके, तो हमारे आते सुकड़ने लगती है, तो वो क्रैम्प्स उसे बोलते हैं। क्रैम्प्स आता भी इसी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, जिस मसल में पानी की, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो वो मसल टाइट हो जाएगी, आप क्रैम्प आ जाए। कभी आया क्रैम्प किसी को, आया? खेलते ही नहीं है, 4 चक्कर लगाओ ग्राउंड के 1-1 किलोमीटर के, फिर आएगा क्रैम्प, अच्छा लगेगा। और एक और लिख लो डिहाइड्रेशन,
क्या लिखा आपने? फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, वोमिटिंग, वेट लॉस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब आगे लिख लीजिए, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। कल का दिन और लेगा भाई, ये तो मंडे से होगा ना। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, आयो में ऐसे एक ही चैप्टर आ रहा है ना ये, फिर तो वर्डफुल है, इतना समय लग रहा है। चलिए एक आज लिख लेते हैं, बाकी 5 कल कर लेंगे, 6 है ना ये। तो एक लिख लीजिए, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, तो जो इन्फ्लुएंजा डिजीज है आपकी, ठीक है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम बड़ा सिंपल है, वायरस का क्या नाम है? माइक्सो। बस कितना याद करना है, माइक्सो याद रह जाएगा तो उसका पूरा नाम याद आ जाएगा। क्यों? डिजीज का नाम पढ़ा आपने इन्फ्लुएंजा, ये किस वायरस की वजह से होगा? माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा की वजह से। इतना आसान है, वायरस है ये खुद ही, इन्फ्लुएंजा लिखना ही है, माइक्सो याद रखना है। तो माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, ये किसका नाम है बेटा? वायरस का ही नाम है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंजा वाली दिक्कत हो रही है। फिर बात आती है मीन्स ऑफ स्प्रेड की। मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है भैया? कैसे स्प्रेड होगा? कोई छींकना, खांसना गंदे तरीके से, ठीक है, तो लिखिएगा थ्रू कॉन्टेक्ट एंड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। थ्रू कॉन्टेक्ट, मतलब हम बात कर रहे हैं नॉर्मली एक किसी से, थ्रू कॉन्टेक्ट एंड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाया, वाया का मतलब समझते हैं या बाय लिख लो, ये लिख देते ना वाया। तो थ्रू कॉन्टेक्ट एंड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाया स्नीजिंग, कॉफी और टॉकिंग टू नालायक पर्सन। इन्फेक्टेड नालायक है वो बात क्यों कर रहा है, बीमार है तो। टॉकिंग टू इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। फिर बस सिम्टम्स लिखिए एक दो उसके। अगर इन्फ्लुएंजा ये नॉर्मल आपका वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मली जो बुखार बुखार हो जाता है, ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए सडन चिल्स, ज्यादा चिल चिल करते हैं ना आजकल के बच्चे, वही है। आज एक पता नहीं बेवकूफ कह रहा था, कोचिंग का नाम पहले वाला ज्यादा चिल लगता था, कूल लगता था, ठंडा लगता था, मेरे को कभी लगा है भी, कैसे लग रहा था चिल। तो क्या लिखा? सडन चिल्स कॉमा डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, लगातार नाक से कुछ डिस्चार्ज होता रहेगा, है ना, नाक से टप टप बरसा पानी चलता रहेगा, ठीक है, और मस्त वाली छींकें आती रहेगी, फीवर भैया भी आ जाएंगे, एलर्जी भी आ जाएंगे, ठीक है, कफिंग मोसी भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। और जब ये सब आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? कमजोर, ठीक है, वीकनेस भी आ जाएगी, ठीक है। अब जितने मैंने ये करा दिए हैं, कितनी डिजीज, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके प्रिवेंशन कंट्रोल कल पहले चेक करूंगा आपके, फिर आगे के 5 बीमारियां और पढ़ लेंगे। तो देखिए कितने सस्ते में आपको आधा डॉक्टर बनाया जा रहा है।